आज हम लोग हिंदी पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश बोर्ड के हिंदी के सब्जेक्ट के विषय में बात होगी और ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको 80% यानी 80% मेरा दिया हुआ मटेरियल आपको वहां पर प्राप्त होगा और ये 100 हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन मैं उसी बात पर टिका रहता हूं जो बिल्कुल निश्चितता के तौर पे है। तो हम लोग आज बात करेंगे हिंदी पर। क्लास 10th, चलिए बात आ जाती है। अब कुछ चीजें हैं, आने को तो बहुत कुछ आता है और सीधी सी बात है, आपने पूरा पाठ्यक्रम पढ़ा होगा, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कहीं कुछ कर रहे होते हैं या उनकी प्रॉब्लम्स होती है तो पूरे पाठ्यक्रम को रीड नहीं कर पाते हैं। ऐसी कंडीशन में होता क्या है, ऐसी कंडीशन में उनके साथ समस्याएं होती हैं और वो भ्रमित रहते हैं कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं। तो आज हमारे क्या करें या क्या ना करें की कंडीशन को हम थोड़ा सा दूर करते हुए बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर गद्य और काव्य है तो गद्य की बात अगर आती तो गद्य आया कहां से। देखिए, सबसे पहले प्राचीन समय से अगर पूछा जाए तो काव्य ही था। हमारे यहां पर सही से बात पता चलती है कि 1400 ईस्वी से हमारे यहां गद्य का कार्य शुरू हुआ। यानी कहानियां, नाटक, ये सारी चीजें अगर आप देखें, और ये माना जाता है कि गोरा बादल नामक पुस्तक ये प्रथम है। लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि कविगण ने जो चंद छंद वर्णन की महिमा यानी अकबर के समय में लिखी थी, वहां से मानते हैं। लेकिन मैं आज आपसे बात करता हूं गद्य में पूरी तरह से किस तरह से हम बात करते हैं। गद्य में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता। अब ये कौन कौन है मैं बता रहा हूं और आपको अपनी वीडियो देखते देखते ये टिक करना है। आप अपनी बुक लेकर बैठ जाइए और बुक लेकर बैठने पे, क्योंकि मैं आपको ये वन शॉट वीडियो में पूरी हिंदी की बात करने जा रहा हूं। तो वन शॉट वीडियो में जब मैं बात करूंगा तो अगर आप बुक लेकर नहीं बैठते हैं तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर देखें तो जो जहां तक मुझे मालूम है कि हिंदी में जो साहित्य, गद्य का साहित्य प्राप्त होता है वो ब्रज भाषा से स्टार्ट लोग मानते हैं कि ब्रज भाषा में बात करते हैं। अब ब्रज भाषा की अगर बात करेंगे तो ब्रज भाषा में सबसे पहले जैसे आचार्य शुक्ल वगैरह ये सब लोग थे, लेकिन यहां पर अगर बात होती है तो यह माना जाता है कि गोस्वामी विठल नाथ द्वारा जो है श्रृंगार रस मंडन, आपको कभी कभी आ जाता है कि ये बुक का नाम है श्रृंगार रस मंडन, इसके लेखक कौन है, तो कौन है, श्री गोस्वामी विठल नाथ। उसके बाद गोकुल नाथ जी ने 84 वैष्णवन की वार्ता की। बैकुंठ मणि शुक्ल, बड़ा फेमस नाम है बैकुंठ मणि शुक्ल, हिंदी के लिए अरहन महात्म्य। और उसके बाद आपका नाभादास द्वारा रचित अष्टयाम। ये चार जो है, ये चार आपके बिल्कुल पूरी तरह से आपके लर्न करने वाली चीज है। पहले मैंने क्या बताया, गोस्वामी विठल नाथ द्वारा कृत, ठीक है, गोस्वामी विठल नाथ द्वारा कृत श्रृंगार रस मंडल। उसके बाद आपका नाभादास का अष्टयाम, गोकुलनाथ रचित 84 वैष्णवन की वार्ता और बैकुंठ मणि शुक्ल का अगस्त महात्म्य। अब जब खड़ी बोली में हम लोग आएंगे तो खड़ी बोली में एक लंबा हिसाब किताब है। खड़ी बोली के लिए माना जाता है कि 18वीं शताब्दी के मध्य या उत्तरार्ध में ये सब चीजें स्टार्ट हुई खड़ी बोली में। जैसे योग वशिष्ठ, भाषा योग वशिष्ठ या योग वशिष्ठ, जिसको राम प्रसाद निरंजनी ने लिखा। उसके बाद इंसाफ अल्लाह खां है जिन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी। सदा सुखलाल है जिन्होंने सुख सागर, और लल्लू लाल जिन्होंने प्रेम सागर लिखा। मैंने फिर से बताया कि आपको बता दें, भाषा योग वशिष्ठ जो राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया है। उसके बाद बात आती है इंसा अल्लाह खां जिन्होंने रानी केतकी की कहानी, सदा सुखलाल सुख सागर, और लल्लू लाल ने प्रेम सागर। अब बात आती है, हमारे यहां एक क्वेश्चन और आ जाता है कि
किन्हीं दो राजा लेखकों के नाम बताइए। तो राजा लेखक की अगर हम बात करें तो राजा लेखक हमारे हैं राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। दो नाम हैं, फिर से मैं आपको रिपीट करता हूं, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अब इसके बाद आता है हमारे युग स्टार्ट होते हैं, यानी 19वीं शताब्दी के मध्य में जब हमारे यहाँ भारतेंदु हरीश जी ने कदम रखा तो उन्होंने हिंदी को एक नया रूप दिया खड़ी बोली का। उसी समय ये राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद और ये उत्तरार्ध में यानी 19वीं शताब्दी के मध्य की बात करें। अब उसके बाद यहां पर जब भारतीय युग स्टार्ट हुआ जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम से प्रारंभ हुआ, ये पुरोधा है हिंदी के एक तरह से। ये तो उस समय श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र आपको बता दें 9th में मेरे ख्याल से एक चैप्टर है बात, उसके लेखक भी हैं। तो उस समय जो चीजें लिखी जाती थी बिल्कुल चिंतनीय और जो कि कल्पनाओं से परे होती थी, कल्पना से कोई उसका तालमेल नहीं होता था। तो श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र, ये तीन याद रखिए भारतीय युग के। अब आते हैं, और भारतेंदु हरिश्चंद्र तो स्वयं है ही। अब द्विवेदी युग में आएंगे तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी इनके नाम से ही द्विवेदी युग स्टार्ट हुआ। अब इसमें आपको प्रेमचंद मिल जाएंगे, जयशंकर प्रसाद मिल जाएंगे, सरस्वती हिंदी पत्रिका का प्रारंभ भी यहीं से किया गया। तो अब यहां पर बात होती है कि इसमें नागरी प्रचारणी सभा, इंदु, माधुरी, मर्यादा और कई सी, लेकिन इस समय जो हिंदी की जो चीजें चल रही हैं वो मेरे हिसाब से इंडिया टुडे और सरस सलील का प्रकाशन ही आपके सामने हो रहा है, बल्कि मनोरमा, सरिता जैसी जो और हिंदी की पत्रिकाएं थी वो उनका अब काम खत्म हो चुका है। तो मैं आगे चलता हूं। अच्छा, प्रेमचंद की मैं बात करूं तो प्रेमचंद ने जो है, जैसे कि मैंने आपसे बताया कि प्रेमचंद हैं और आपके क्या नाम है जयशंकर प्रसाद हैं। प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, मैं आपको बता दूं जयशंकर प्रसाद की एक बात कहूंगा कि जयशंकर प्रसाद जी ने वो गद्य का क्षेत्र हो, कहानी का क्षेत्र हो, या आपका नाटक का क्षेत्र हो, या उपन्यास का क्षेत्र हो, या काव्य का क्षेत्र हो, इन्होंने सब जगह अपनी छटा बिखेरी। और बल्कि इनके बारे में ये कहा जाता है इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ही क्वींस कॉलेज से ली थी, काशी के क्वींस कॉलेज से ली थी, और उसके बाद ये विद्यालय नहीं गए बल्कि इन्होंने घर पे ही रहकर शिक्षा प्राप्त की और बहुत ही अल्प आयु जिए ये, और उस अल्प आयु में ही इन्होंने 3 विवाह किए। ये जयशंकर प्रसाद जी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उनका जीवन चरित्र हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है काशी में एक सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। तो इनका जो जन्म हुआ तो जैसे कहते हैं ना किसी किसी के साथ बड़ा प्रॉब्लम रहती है, कुछ समय बाद इनके पिताजी की मृत्यु हो गई और फिर ये क्वींस कॉलेज गए। फिर इनके बड़े भाई जो शंभूनाथ जी थे उन्होंने इनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा जिम्मा उठाया। फिर इनका मन जब नहीं लगा या कुछ और नहीं बातें थी तो इन्होंने अपने घर पे ही रहकर पढ़ाई की। इन्होंने देखिए चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, आजाद शत्रु जैसे नाटक, कई उपन्यास, कामायनी जैसा महाकाव्य, ये सारी चीजें जयशंकर प्रसाद जी की। तो जयशंकर प्रसाद जी का, और मैं आपको ये भी बता दूं कि जयशंकर प्रसाद जी का जो जीवनी है वो इंपॉर्टेंट है आपकी हिंदी गद्य में, तो इस पर जरूर ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसके बाद आते हैं शुक्ल युग जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तो इसमें है ही, अगर यहां पर कहा जाए तो इसको छायावादी युग, प्रसाद युग और प्रेमचंद युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रेमचंद, प्रसाद सभी लोग थे। तो इसको हम शुक्ल युग या छायावादी युग कहते हैं। शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर के युग की बात करें तो इसमें भी कई लोग थे, जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी लिखी। उसके बाद जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, इंद्र लीलाचंद्र जोशी, राजेंद्र यादव, उपेंद्रनाथ अस्क जैसे लोग हैं। तो इसमें भी कई चीजें हुई। अब हम बात करेंगे कि और उसके बाद जो आधुनिक युग आता गया। तो अब आपको बता दें हिंदी गद्य जब हम पढ़ते हैं हम लोग बड़ा जो है, चूंकि हमारी मातृभाषा हिंदी है
तो कहते हैं ना कि आदमी अपने घर में ही उसकी कोई इज्जत नहीं होती। तो हिंदी, उत्तर प्रदेश में हिंदी का प्रचलन वैसे ही है जैसे कि इंग्लैंड में इंग्लिश का। क्यों? क्योंकि हिंदी मातृभाषा होने के साथ साथ लोगों का इतना ध्यान नहीं जाता। लेकिन अगर आप किसी से भी पूछें, सही से पूछें, तो हिंदी की विधा क्या है, तो आपको बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि हिंदी की विधाएं भी होती हैं। तो विधा क्या है? सबसे पहले तो आप जो गद्य पढ़ते हो, ये विधा है एक हिंदी की। काव्य पढ़ते हैं, विधा है। इसके बाद आप नाटक पढ़ते हैं, नाटक भी विधा है, उपन्यास भी विधा है। इसके बाद कहानी भी है, एकांकी भी है, यात्रा वृतांत। उसके बाद रिपोर्ट ताज। अब रिपोर्ट ताज की बात मैं बताऊं, रिपोर्ट शब्द जो है फ्रांसीसी वर्ड है। यहां पर क्या है कि जब किसी चीज को आपने देखा और उसको जाकर के आप जब लिखते हो, यानी देखा हुआ उसको जब चित्रित करते हो, तो ऐसा आप लिखते हो कि ऐसा लगता है कि आपका वो जो कैरेक्टर है वो जीवंत हो गया। वो रिपोर्ट ताज में आता है। डायरी में जैसे आप सेल्स में कोई आदमी जाता है तो कहते हैं फीडबैक आपने दिन भर क्या किया, तो वो डायरी में आ जाता है। इसके बाद जो है आपका जैसे रेखा चित्र, गिल्लू, महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ गिल्लू रेखा चित्र ही है। संस्मरण, जो चीजें आपको याद हैं, भूली हुई हैं, मतलब पुरानी याद है, यादगार चीजें हैं या मेमोरी है आपकी, आप उसको जब एक कहानी के रूप में लिखते हो तो वो क्या बन जाता है, वो आपका रिपोर्ट ताज में आ जाता है या जो है संस्मरण में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको बता दें। अब निबंध की बात आती है तो निबंध भी बड़े उससे होता है। अब आप लिखते हो तो किस तरह का निबंध, जैसे विचारात्मक होता है, भावनात्मक होता है, विवरणात्मक होता है, ठीक है, वर्णनात्मक होता है। तो इस प्रकार से आलोचना भी एक विधा है। आलोचना के सबसे अच्छे लेखक अगर किसी को माना गया है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को माना गया है। चिंतामणि के लेखक हैं और ये आपके बोर्ड में आता है चिंतामणि। आलोचना आएगा तभी रामचंद्र शुक्ल और चिंतामणि आएगा तभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक आता है, मैं कभी कभार बच्चों से पूछ लेता हूं, वैसे एक्चुअल में मैं हिंदी का टीचर हूं नहीं, मेरे जो सब्जेक्ट हैं वो फिजिक्स मैथ हैं, लेकिन अब चूंकि मेरे भी बच्चे हैं और मुझे ये मालूम है कि इतना बिल्कुल जो है मेरा पक्का ही इतना आना है। और जो मेरे से जुड़े हुए बच्चे हैं, बहुत से बच्चे हैं जो यूपी के अंदर हैं, कुछ लोग बाहर भी हैं जो मुझसे जुड़े हैं, तो मैं उनके लिए ये सब चीजें कर रहा हूं। तो होता क्या है कि अगर बात करें आलोचना या उनकी, जैसे आता है चंद्रकांता संतति। तो चंद्रकांता संतति का मतलब जो है, ये लोगों ने नाटक देखा तो मैंने एक दो बार पूछा तो बहुत से बच्चे बताते नीरजा गुलेरी, वो डायरेक्टर थी उस सीरियल की। तो लेकिन अगर देखा जाए तो इसके देवकी नंदन खत्री इसके लेखक हैं, चंद्रकांता संतति के। इसके बाद जैसे यात्रा साहित्य है, रेखाचित्र है, आत्मकथा है और जीवनी। आत्मकथा जिसको हम ऑटो बायोग्राफी बोलते हैं और जीवनी जो होती है वो बायोग्राफी होती है। अब बात आती है, कुछ चीजें हैं जरा आप देख लीजिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये चीजें जब आएंगी तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और मैं अगर बता दूंगा आपको तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, ये दो जीवनी आपको करनी है, ये दो जीवनी आपको करनी है। अगर मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करूं तो ये एक हिंदी के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं। इनका जन्म जो है 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में हुआ था। ये बस्ती जिला में एक गांव पड़ता है अगोना। तो अगोना नामक ग्राम में बस्ती जिले में हुआ था 4 अक्टूबर 1884 ईस्वी में। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे, और इन्होंने अपने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में ये कमजोर थे, इसलिए इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ी और इंटर की परीक्षा के लिए इलाहाबाद प्रयागराज में इन्होंने प्रवेश लिया, किंतु इनकी अंतिम वर्ष की परीक्षा छूट गई। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में पहले नौकरी की, फिर उसके बाद मिर्जापुर के ही मिशन स्कूल में ये चित्रकला के अध्यापक हो गए। और चूंकि इन्होंने हिंदी के अलावा अंग्रेजी, बांग्ला,
संस्कृत आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान कर लिया था, तो इन्होंने पत्र पत्रिकाओं में भी लिखना प्रारंभ कर दिया और इनको हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में ये आ गए। बाबू श्याम सुंदर दास जी ने जब अवकाश ग्रहण किया तो शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया और इसी पद पर कार्य करते हुए 1941 2 फरवरी को इनका निधन हो गया। इन्होंने आलोचना में सूरदास, रस मीमांसा और त्रिवेणी इन्होंने की है। संपादन इन्होंने कई चीजों का किया है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है और काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया है। अब इसमें से कौन सी चीज इनके पाठ में आ सकती है, जो मैं आपको बता रहा हूं, मेरे लिए जो है, जो मुझे लगता है कि आ सकती है, मैं आपसे बोलता हूं और जरा सुनिएगा। इसका अर्थ मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा प्रयास 100% रहेगा और मैं चाहूंगा आप लोग जरा ध्यान दें। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता। कहते हैं कुसंग यानी गलत संगत। अगर गलत संगति में कोई भी व्यक्ति रहने लगता है तो वो एक बुखार के समान होता है, क्योंकि वो उस साथ को छोड़ नहीं पाता है। तो जैसे ज्वर आपको यानी फीवर आपको नहीं छोड़ता, उसी प्रकार से वो ज्वर यानी उस संगति का ज्वर आपको छोड़ नहीं रहा होता है। और होता है क्या इससे, जो आप नीति निपुणता आप सुनते हैं, यानी आपकी जो नीतियां हैं, जो सद्वृत्ति है यानी अच्छी प्रवृत्ति है आपकी, वो धीमे धीमे खत्म होने लगती है और बल्कि धीमे धीमे आपकी बुद्धि का भी क्षय होता है। लेकिन बहुत से लोग कहेंगे बुद्धि का क्यों क्षय? बहुत से लोग तो गलत संगत में चोरी कर लेते हैं। भाई चोरी करते हैं तो बुद्धि का क्षय है ना, क्योंकि आप अपने संस्कार खत्म कर चुके हो। आप खुद के साथ साथ अपने पूरे परिवार को लज्जित कर रहे हो, तो क्या हो रहा है? बुद्धि का क्षय तो हो ही रहा है ना। अगर कहते हैं कि किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, यानी अगर वो गलत है तो अब चक्की से क्या आशय है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि चक्की अगर है, आप कहीं पर पैर रखेंगे तो क्या उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। तो यानी अगर किसी युवा की संगति बुरी है तो वो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी और जो उसे दिन रात जो है गड्ढे में गिराती जाएगी। भाई आप अगर एक हल्की सी भी गीली जमीन पे कोई भारी चीज रखो तो वो धंस जाती है, और अगर उसको निकालने की कोशिश करोगे तो दूसरा पैर जैसे रखोगे तो वो ज्यादा धंस जाएगा, और इस तरह धीमे धीमे आप उस यानी गंदगी में, बुरी संगति में फंसते चले जाओगे, यानी आपका निकलना मुश्किल होगा। लेकिन अगर अच्छे दोस्त होते हैं, यानी मित्रता अच्छी होगी, संगति अच्छी होगी, तो वह जो है आपको सहारा देने वाली बाहु के समान होगी। मेन चीज क्या है कि जो अच्छे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको गलत कार्यों से आपको रोकेंगे, आपको समझाएंगे और उन्नति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, और जिससे वह उन्नति की ओर ही बढ़ता चला जाएगा। ये इसकी व्याख्या हो गई, अगर व्याख्या आती है तो। और ये आपका बता दें, ये बहुत ही अच्छा है। ये जो कुसंग का ज्वर मैंने आपको बताया है, ये बहुत अच्छा जो है इन्होंने लिखा है, और ये हमारे समाज के लिए भी सही है। उसके बाद यहां पर जो मित्र का कार्य है, जरा आप देखिएगा, देख लीजिए, बुक आपने खोल रखी होगी मेरे ख्याल से। लिखा है मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया कि उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज सामर्थ्य, सामर्थ्य का मतलब समझते हैं, शक्ति, ठीक से बाहर काम कर जाओ। यानी कहते हैं जो मित्र है उसका कार्य क्या है, वो ऐसा हो कि अपने मित्र को जब अच्छे कार्य करे और बड़े कार्य करे तो हम उसकी सहायता करें, उसके साहस को बढ़ाएं, उसके मन को कमजोर ना होने दें। और जितना है, अगर मेरे मित्र द्वारा कोई अच्छा कार्य कर रहा हो तो मैं अपनी जितनी मेरी सामर्थ्य है, बहुत से लोग आजकल की लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं औकात, तो वो जो सामर्थ्य है मेरी, उससे ज्यादा मैं उसके साथ कर दूं, फिर क्या है, और यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त। अब देखिए विल पावर, लोग बहुत से बोलते हैं इंग्लिश में विल पावर, आजकल हिंदी कोई जानता ही नहीं। विल पावर, तो विल पावर कहते हैं, विल पावर तो विल पावर इच्छा शक्ति होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग विल पावर
दृढ़ इच्छा शक्ति यानी मजबूत इच्छा शक्ति। अगर आप मजबूत हो गए हृदय से और आपका संकल्प होगा, सत्य संकल्प होगा, तो ऐसे मित्रों की खोज में रहिए जिनमें हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर हो, जो हमसे ज्यादा किसी चीज के लिए संकल्पित हों। ऐसे लोगों की खोज करनी चाहिए। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ने रहना चाहिए जैसे जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। यानी एक अच्छे व्यक्ति का मिलना 100 बुरे लोगों के मिलने से अच्छा है। कि आपको एक अच्छा व्यक्ति मिल जाए। लोग कहते नहीं कि 10 चाटुकारों से अच्छा है कि मेरे एक बुराई करने वाला हो, क्योंकि जो बुराई करेगा आपकी, वो आपको बताता जाता है कि आप गलत काम कहां कर रहे हैं, क्योंकि बुराई तो तभी होगी ना आपकी जब आप गलत काम करेंगे। तो ऐसा व्यक्ति मुझे मिलना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति का साथ मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बल्कि पकड़े रहना है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल हो पुरुषार्थी हो, यानी मृदुल यानी मधुर भाषा हो, और जो अपने ही बारे में ना सोचे, दूसरों के बारे में सोचे, शिष्ट हो और सत्यनिष्ठ हो, यानी अच्छा हो और सत्य के रास्ते पर चलने वाला हो। तो ऐसे लोग हम, क्योंकि ऐसे लोग अगर हमारे पास हैं तो हम किसी भी कार्य को उनके भरोसे, उनके विश्वास पर छोड़ सकते हैं। तो किसी प्रकार का, और ऐसे लोगों से हमारा किसी प्रकार का धोखा नहीं हो सकता है, यानी वो हमारे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। तो ये दो मुझे जो मेरे पेपर में इंपॉर्टेंट है, तो ये दो इसमें से हैं। अब बात आती है ममता से आ सकता है। तो ममता से क्या आ सकता है, मैं आपको उतना बता सकता हूं। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जो मैंने बताया था कि उनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। 30 जनवरी 1889 ईस्वी में एक सुन्नी साहू परिवार में काशी में हुआ था। ठीक है। इनके पिताजी जो देवी प्रसाद जी थे, वो भी मतलब साहित्य में बहुत रुचि रखते थे, और इन 9 वर्ष की आयु में उन्होंने जब एक कविता लिखी तो उसको पढ़ करके उनके पिता ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम एक महान कवि बनोगे। और उसके बाद प्रसाद जी जो है बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के कई तीर्थ स्थानों पर ये घूम चुके थे, और कुछ समय बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का भार इनके बड़े भाई श्री शंभू नाथ जी ने किया, और इनको पहले इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया, किंतु वहां जब इनका मन नहीं लगा तो इनकी बाकी की पढ़ाई घर में अध्यापकों को बुला करके ही हुई, और इससे इन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का भी अध्ययन किया। जब ये 17 वर्ष के थे तो इनके बड़े भाई शंभूनाथ जी की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इस बीच इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों के कारण ये अंदर ही अंदर टूटते चले गए, और संघर्ष और चिंताओं ने इनके स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई, और क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण ये अल्प आयु में यानी 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 को इनका देहावसान हो गया। तो इन्होंने, देखिए मैंने जैसे नाटक कहा इनका चंद्रगुप्त आजाद शत्रु स्कंदगुप्त ध्रुव स्वामी, ये इनके नाटक हैं। कहानी की बात करें तो जैसे प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, ये कुछ मुख्य हैं। काव्य की बात करें तो महाकाव्य इनका है कामायनी, झरना, लहर, आशु। उपन्यास इनका है कंकाल, तितली, इरावती, और उसके बाद निबंध संग्रह, काव्य कला और अन्य निबंध हैं। तो मैंने आपसे क्या कहा था, सर्वगुण संपन्न, चाहे वो गद्य हो, चाहे काव्य हो, चाहे नाटक हो, चाहे उपन्यास हो या कहानी हो, हर जगह पर आपको जयशंकर प्रसाद जी का जो है प्रतिबिंब आपको मिल जाएगा। अब यहां पर आपको बता दें, इसमें मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहा हूं, जरा अपनी बुक रखिएगा, देखिएगा कि ममता ने मन में कहा, ममता ने मन में कहा यहां कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी ना, जो चाहे ले लो, ले ले। यहां से लेकर के आप इसको झोपड़ी में विश्राम किया, ये आपका इंपॉर्टेंट है, और आपको समझाया गया होगा। ये बहुत ही मार्मिक रचना है इनकी, मैं कहूंगा। और उसके बाद लास्ट में पैराग्राफ आप देखेंगे, अश्वरोही आया, अश्वरोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था
या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खो दे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूं। तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूं। यानी ममता को जब यह पता चला कि उन्होंने मतलब कुछ लोगों से सुना कि यहाँ पर लोग कुछ बनाने की बात कर रहे हैं, तो वो सोचती थी कि मेरा घर खुदेगा, मेरे सामने खुदेगा, मैं कहाँ रहूंगी। उनको ये नहीं मालूम था, बस उनको ये मालूम था कि यहाँ पर एक व्यक्ति को उन्होंने आश्रय दिया था, अब वो शहंशाह रहा हो यानी कोई बादशाह रहा हो या साधारण सैनिक, उन्होंने उसको वहां पर रुकने का स्थान दिया। लेकिन उनका भय नहीं कम हो रहा था, और अंत में जब वह अश्वारोही यानी घोड़े पे सवार होकर एक सैनिक आया और उसने पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये चीजें बताई, और उनके बाद उन्होंने कहा कि अब मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि अब मैं इस दुनिया को ही छोड़ रही हूं, तो मुझे इस चीज की चिंता नहीं कि यहाँ मकान बनेगा या महल बनेगा या खोद के इसको निर्जन कर दिया जाएगा। इसलिए अब मैं सभी चिंताओं से मुक्त हूं। तो एक राजकुमारी जैसा जीवन जीने वाली औरत ने अपनी सारी जिंदगी किस तरह से व्यतीत की, ये उसको दर्शाया गया है, और बहुत अच्छा इन्होंने इसमें दर्शाया है। अब बात करते हैं, इसके बाद एक लेसन और है जो आपके लिए आ सकता है, आपका राजेंद्र प्रसाद जी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, उनका भारतीय संस्कृति, तो उसको आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, आपका बेहतर हो जाएगा। अब मैं आता हूं काव्य में। काव्य में सूरदास जी पर आते हैं हम लोग। सूरदास जी के जो हैं, आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि मेन क्या है इसमें। मेन आप देखेंगे, थोड़ा टाइम भी क्लियर करते रहिएगा हमको। अब मेन आप देखें काव्य में, मैं आता हूं काव्य में सीधे, आपको इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा, जरा इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा आप। सूरदास में कुछ हैं, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, एक ये आपका है चरण कमल बंदो हरिराई, ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद का जो है वो आपका है सखीरी मुरली लीजे चोरी, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। उधो मन न भय 10-20 और उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। तो ये सूरदास जी ने जो है ब्रज भाषा में ये बहुत अच्छा कहा है, और अगर इनको मैं अगर बताना शुरू करूंगा तो थोड़ा समय बहुत तेजी से बढ़ेगा, लेकिन तब भी मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। जाकी कृपा पंगुगिर लंगे, यानी चरण कमल बंदो हरिराई, कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, हे गोपाल कृष्ण नंदन, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूं, क्योंकि आपके ही कारण पंगु यानी कि लंगड़ा व्यक्ति गिरी यानी कि पर्वत को लांघ जाता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहरा फिर से सुनने लगता है और गूंगा फिर से बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, और जो गरीब आदमी है, भिखारी है, वो भी राजाओं जैसा जीवन जीने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदों ते पाई, यानी सूरदास जी कहते हैं हे करुणा की सागर, हे दया की सागर, मैं तो बार बार वंदना आपकी इसलिए करता हूं कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, ना पद चाहिए, मुझे तो बस आपका प्रेम चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, और बस मैं इसी चीज को चाहता हूं कि वो मुझे मिलती रहे। अब सखी मुरली लीजिए चोट, जब कान्हा यानी कृष्ण जी जब राज्य में चले गए अपना, तब उनको जो है वो अपने मित्र उद्धव को भेजते थे। ये सॉरी, ये उद्धव का है, सखीरी मुरली लीजिए चोर, ये सॉरी प्रसंग मैं मुझसे गलती हो गई। ये प्रसंग उस समय का है जब ये मुरली के साथ दिन रात अपना खेला करते थे, तो गोपियों को लगता था कि अरे भाई ये मुरली क्या है, इस मुरली ने तो मतलब सब कुछ उल्टा सीधा कर दिया है।
तो वो आपस में मंत्रणा करती हैं, कहती हैं, हे सखियों आओ मुरली चुरा ली जाए। जिन गोपाल की अपने बस प्रीत समन की तोड़, जिसने गोपाल को अपने बस में कर लिया है और सबके प्यार को ठुकरा दिया है उन्होंने। छिन एक धर भीतर निस बासर धरत न कबहू छोरी, जो कभी अंदर लगते कभी बाहर रखते लेकिन अपने से कभी परे नहीं करते हैं, दूर नहीं करते हैं। और उसके बाद कबहू कर कबहू अधरिन, कभी कर कर माने हाथ में, अधरिन माने होठों पर, और कट कबहू खोसत जोर, और कभी कभी कमर पे कस के लगा लेते हैं कि कोई निकाल तक ना सके। ना जानो कछ मूल मोहिनी, आप देखिए वहां आलोचना थी, यहां प्रशंसा है कि ना जानो का मूल मोहिनी राखे अंग अंग को भोर। कहते हैं पता नहीं इस मोहिनी का, यानी मन को मोहिनी का पता नहीं क्या मूल्य है कि ये जब बसती है तो हमारे मन में भी तरंगे उठने लगती हैं। सूर सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधे रो राग की डोर। कहते हैं कि इंसान से इंसान का प्रेम, इंसान से जानवर का प्रेम एक तो अलग चीज है। अगर बांसुरी को किसी की होठों या सांसों की वेग न मिले तो वो बज नहीं सकती, लेकिन उसने उनके साथ एक प्रेम की डोर बांध रखी है जिसे तोड़ना मुश्किल है। फिर क्या है, ये ऊधो मन न भये 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम को। और राधे उद्धव जी को कृष्ण जी ने भेजा गोकुल में कि जाओ और हमारे जो लोग हैं, हमारे गांव घर के लोग हैं, ग्वाल हैं, गोपियां हैं जिनके साथ मैं खेलता था, उनकी हालचाल लेकर आप आइए। तो वो जब जाते हैं तो कहते हैं, तो सखियां उनको रोक लेती हैं। ये जो स्थिति जो सूरदास जी ने बनाई है वो इतनी अच्छी है और इतनी भावुकता वाली है कि वो कहती हैं, हे उद्धव हमारे 10-20 मन तो है नहीं, एक ही मन था, दो श्याम संग चला गया है, कान्हा के साथ चला गया है। को अब राधे अब हमारे इष्ट की पूजा कौन करेगा, क्योंकि कान्हा तो उनके मित्र थे, इष्ट नहीं थे। उसके बाद इंद्री शिथिल भई के 100 बिन ज्यो देव बिन शीश। आपको बता दें जो आपकी इंद्रियां हैं अगर ये शिथिल हो जाएं तो आप अगर जीवित भी हैं, जैसे कोमा की कंडीशन होती है कि यानी इसको कोई वही नहीं मालूम है, किसी की पहचान नहीं है, कुछ खाने की इच्छा नहीं है, पीने की इच्छा नहीं है, स्वाद नहीं है, तो इंद्रियां शिथिल हो जाती तो आदमी ऐसा लगता है कि बिना सिर का व्यक्ति हो, शरीर हो। आशा लाग रहत तन श्वासा जीव कोटि बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के। तो कहते हैं आशा लाग रहा तन श्वासा, यानी हर सांस में एक ही आशा रहती है कि कान्हा अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे। और ऐसा लगता है इसके इस जगह दो अर्थ हैं कि उनका नाम रटते रटते जवान पे करोड़ों छाले पड़ गए, और ये भी बोल सकते हैं कि उनके बिना एक एक दिन करोड़ों वर्ष जैसा लगता है। तो सूरदास जी कहते हैं और कहती हैं गोपियां उद्धव से कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, आप तो कान्हा के मित्र हैं, सकल जो के जो पूरे विश्व के बारे में जानने वाले हैं। सूर हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी एक करुणा वाले स्वर में बोलते हैं कि उनके पास तो कान्हा उनके मित्र थे, इष्ट थे, उनके प्रेमी थे, उनके साथ खेलते थे, उनके इष्ट दूसरे थे, उनके पिता थे, मां थे, लेकिन मेरे लिए तो मेरे जनक और मां, भाई, बंधु, सखा और मेरे भगवान सभी मेरे कान्हा हैं, और मेरे पास इनके अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन पर आप ध्यान दीजिएगा। मैं थोड़ा सा खो गया उसी में। तुलसीदास जी की बारे में बात करें, एक मिनट इसको थोड़ा बंद करना, थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेना। तो तुलसीदास के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे तुलसीदास के विषय में। तुलसीदास जी के बारे में बात होती है तो अगर हम बात करें
तुलसीदास में दो हैं, एक उनके जन्म के विषय में, एक मृत्यु के विषय में, कि 1555 साल विषय कालंदी के तीर श्रवण शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर, और एक है संवत 1680 गंग के तीर और श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। तो ये मृत्यु और जन्म के विषय में दोहे बने हैं। इसमें आपको जो तैयार करना है, इसमें धनुष भंग का थोड़ा सा कहीं से आ सकता है, लेकिन वन पथ पर से जैसे पुरते निकसी रघुबीर वधु धर धीर दय मग में डग गए, एक ये, और एक है आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है शीस जटा उर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौं है। तो ये आप कर लेंगे। अब इसके बाद आपका आता है रसखान। रसखान में मानुष हो तो वही रसखान, ये आपको सवैये में तैयार करना है। और जा दिनते व नंद का छोरा या धन या वन धेनु चराई गयो है, ये आपको करना है। मोर पखा सिर ऊपर रखी हूं, गुंज की माल गरे पहिरोगी, एक आपका ये है। ये रसखान में इंपॉर्टेंट है। कवित्व का कोई वो नहीं। इसके बाद बिहारी लाल। बिहारी लाल का जो है, इतने में से ही आपका आ जाएगा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई पड़े श्याम हरिद्युत होए, एक ये है। दूसरा है सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। और एक और इसमें से कर सकते हैं, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। ये आपकी इतने में से आपका काव्य आ जाएगा। तो काव्य में आपको यहीं तक करना है। बाकी मैंने आपको बताया था सूर तुलसी के बारे में आप तैयार कर लीजिए जीवनी। स्वदेश प्रेम, वर्षा सुंदरी के प्रति, और झांसी की रानी की समाधि पर, ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम संस्कृत में। संस्कृत में जो पहला पाठ वाराणसी, वह बहुत महत्वपूर्ण है और आना ही आना है उसमें से। अब इसमें से कौन कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पूरा पढ़ना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे इंपॉर्टेंट तो इसमें सभी है, इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा नहीं है। जैसे वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, तो सुविख्याता यानी बहुत प्रसिद्ध है, प्राचीन माने पुराना है, नगरी मीन्स नगर है। वाराणसी एक बहुत मतलब बहुत प्रसिद्ध पुराना नगर है। इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, या विमल सलिल तरंगों वाली गंगा के कूले यानी किनारे पर स्थित है। अस्या घट्टा नाम वलयाकृति, यानी इसके घाटों की जो वलय आकृति है, वो पंक्तियां धवलाया चंद्रिकायाम बहुराजते, यानी चंद्रमा की रोशनी में बहुत सुंदर दिखती हैं। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशभ्य नित्यम अत्र आयन्ति, यानी अनगिनत पर्यटक सैलानी दूर देशों से यहाँ पर प्रतिदिन आते हैं। अस्या घट्यानाच शोभाम विलोक के इमाम बहु प्रशंसन्ति, और इसके घाटों की शोभा यानी सुंदरता की बहुत प्रशंसा करते हैं। ये तो आपका है। इसमें एशा नगरी भारतीय संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कुल मिला के ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब इसमें किस प्रकार के प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इससे प्रश्न भी आएंगे। अब प्रश्न आएंगे तो कैसे आएंगे। वाराणसी नगरी कश्या नद्या कूले स्थिता, तो इसका देखिए उत्तर आपका दे रखा है कि वाराणसी नगरी विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, इसी में से निकल आएगा। वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति, तो आपको बता दें यह संस्कृत भाषा का केंद्र है। तो यहां पर जब आप लिखेंगे तो एशा नगरी, यानी एशा नगरी की जगह वाराणसी लिख देंगे। वाराणसी
भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो वाराणसी मरणम मंगलम भवति। वाराणसी कस्या केंद्रस्थली, आपको बता दिया गया है। फिर उसके बाद वाराणसी कति विश्वविद्यालय सन्ति, तो वाराणसी त्रयः विश्वविद्यालय सन्ति। तो त्रय विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं हिंदू विश्वविद्यालय है, संस्कृत विश्वविद्यालय है, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालय सन्ति। ये आप उत्तर इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद बात आती है दारासिकोहा कस्या भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम अकरोत। तो उसने पारसी भाषा में इसका उपनिषद का अनुवाद किया था। कस्य संगम स्थली, तो विविधा नाम धर्माणाम, वाराणसी विविधा नाम धर्माणाम संगम स्थली, ये लिख सकते हैं। और यहां भी है वाराणसी नगरी के शाम संगम स्थली, बात एक ही है, वो आप लिख सकते हैं। इसमें एक श्लोक आपको याद कर लेना है ऐसा जो आपके पाठ में ना आया हो। तो ऐसे श्लोक पर हम जाते हैं जो अनइम्पॉर्टेंट हो, यानी आप अनियुक्त विलासिता से ले सकते हैं। वीरा वीरेण पूज्यते से आपके प्रश्न उत्तर ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसमें आप जैसे अलक्षेंद्र का आसीत, पूर्व राजा का आसीत, पूर्व राजा केन सह युद्धम अकरोत, तो पूर्व राजा अलक्षेंद्र सह युद्धम अकरोत। वीरा केन पूज्यते, तो वीरा वीरेण पूज्यते। और इसके बाद एक क्वेश्चन ये हो सकता है सिंहस्तु सिंह, ये नहीं, बस ये चार ही इसमें से कर ले मेरे ख्याल से। हाँ, चार ही है और चार ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रबुद्धो ग्रामीणा से आपका आ सकता है। इसमें से एक संस्कृत का श्लोक है, वो आ सकता है आपदो दूरगामी चा साक्षरो ना चा पंडिता, यानी पैर नहीं है लेकिन दूर तक जाता है, अक्षरों से भी युक्त है, अक्षरों से युक्त है लेकिन पंडित यानी ज्ञानी नहीं है। अमुक स्पष्ट वक्ता यानी साफ साफ बोलता है, और जो इसे जानता है वह विद्वान है। तो ये पत्र है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। और इसमें ये आप कोई भी चीज ले सकते हैं, लेकिन ये इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाराणसी में से आपका आना है तो ज्यादा आपको इधर उधर नहीं करना है। इसके अलावा आपका एक आ सकता है भारतीय संस्कृति, केन किम वर्धते से आपके प्रश्न उत्तर आएंगे, तो वो भी ज्यादा नहीं, जैसे इंदु दर्शनेन का वर्धते, श्री केन वर्धते, और उसके बाद नीच संघेन का वर्धते, रोगः केन वर्धते, मैत्री केन वर्धते, और उसके बाद दानेन का वर्धते, सत्येन का वर्धते, उपेक्षाया नहीं, लोभा केन वर्धते, पुत्र दर्शनेन किम भवति, लाभेन किम वर्धते। तो इसमें से आपको प्रश्न उत्तर मिलेंगे, तो ज्यादा नहीं है जो आप याद न कर पाए। भारतीय संस्कृति आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे वाराणसी वैसे भारतीय संस्कृति। इसमें जो पहला है आपका मानव जीवन संस्करणम संस्कृति, अस्माकम पूर्वजा मानव जीवन, तो ये आपको करना है। उसके बाद भारतीय संस्कृति, अस्माकम संस्कृत सदा गतिशीला वर्तते, वेरी इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूं। अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते से लेकर के आचार्य दृढ़ता चेती, मैंने क्या बताया फिर से समझ लीजिए। अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते से लेकर आप निकल जाएंगे, अगर देखें तो यहां स्वरभूतेश संभावा विचारेषु औदार्यम आचार्य दृढ़ता चेती, और उसके बाद एक श्लोक इसका जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, ये इंपॉर्टेंट। और वाराणसी का मरणम मंगलम वाला जो है आपको इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप लिख सकते हैं मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, कौपीनम यत्र कौसेयम सा
काशी के नियते। तो ये आपका मैंने फर्स्ट पेपर का बताया। सेकंड पेपर में कल आपको पूरा बोर्ड में सॉल्व कराऊंगा। मैंने जितना इंपॉर्टेंट था इसका मैंने आपको बता दिया, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थोड़ी सी लंबी हुई है, लेकिन आप ये मान के चलिए अगर आप सही से करते हैं तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। सेकंड पार्ट में पूरी हिंदी हो जाएगी, वो कल होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।